हाँ भाई। कितने नए बैठ गए आज? न्यू स्टूडेंट्स कितने हैं? अच्छा, इतने। ओके, ठीक है। अपने को स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। ठीक है। कल हमने चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करी थी। क्या नाम था चैप्टर का? हम जो है पढ़ रहे हैं। आप भी आज नए दिख रहे हो, और उधर भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं थर्ड पेपर में। 40 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात चल रही है। कल मैंने आपको ये बताया था, चैप्टर नंबर 1 हमने स्किप कर दिया, जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक। जो हम आखिरी में पढ़ेंगे। ये हमारी कल बात हो गई थी। फिर हमने बात की थी चैप्टर नंबर 2 की। ठीक। चैप्टर 2 में उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक। इसके बारे में हमने कल पढ़ा। मैंने आपको बताया देयर आर 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के 5 मेजरमेंट होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक मीन, एक मीडियन, एक मोड, एक ज्योमेट्रिक मीन और एक हार्मोनिक मीन। ओके। चलो तो इसके लिखना शुरू करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में लिखें चैप्टर नंबर 2। मतलब जो आज से बैठे हैं वो ये समझे कि वो 80 पढ़ रहे हैं। जो चीज कल बताई थी वो दोबारा बताई जाएगी। और उसके अलावा आप चाहें तो कल का रिकॉर्डेड लेक्चर भी घर जाकर के देख सकते हैं। ठीक। चलिए, तो लिखेंगे हम सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स। ये लिखा हूं, लिखिए। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। Central tendency means a central value of the distribution about which the remaining observations या remaining values are centralized। एक ऐसी सेंटर वैल्यू से मतलब है जिसके आसपास बाकी की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? सेंट्रलाइज्ड होती हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स a central value of the distribution about which the remaining observations are centralized। Central tendency means a central value of the distribution about which the remaining of values are centralized। To measure central tendency, we have 5 measurements। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के 5 मेजरमेंट हैं, विच आर आल्सो नोन एज एवरेज। To measure central tendency, we have 5 measurements which are also known as average। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के 5 मेजरमेंट होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं? एवरेज कहलाते हैं। आल्सो नोन एज एवरेज एंड गिवन एज फॉलोज। और उनके जो नाम है, नंबर 1 इज अरिथमेटिक मीन which are given as follows। number 1 is arithmetic mean, number 2 is median, number 3 is mode, number 4 is geometric mean and number 5 is harmonic mean। 5 एवरेज होते हैं। 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर देयर।
ठीक है, चलिए सब नाम लिख लिए सबने। इनके बारे में मैंने आपको कल बताया था, मीन कैसे निकाला जाता है। सारी वैल्यू को ऐड करके हम उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकलता है, मीन निकलता है। सारे ऑब्जर्वेशन को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, और जो वैल्यू सेंटर में आएगी वो क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। फिर जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट होती है वो मोड कहलाती है। द वैल्यू विच इज रिपीटेड हाईएस्ट टाइम्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मोड। चौथे नंबर पे आता है ज्योमेट्रिक मीन। सारी वैल्यू का मल्टीप्लाई करके उनका उतना ही रूट हमको निकालना पड़ता है, वो ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। फिर हार्मोनिक मीन आता है। हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए सारी वैल्यू के रेसिप्रोकल निकाले जाते हैं, फिर उसका मीन निकाला जाता है, और फिर उसका रेसिप्रोकल निकाला जाता है। ये बेसिक बातें मैंने आपको बताई थी। अभी आगे हम डिटेल में ये पांचों एवरेज को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में इन पांचों को पढ़ना है डिटेल में, ठीक। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 5 एवरेज में अरिथमेटिक मीन सबसे बेस्ट एवरेज है। तो आगे लिख लेंगे इन दी अबव 5 एवरेजेस। ये जो 5 एवरेज है, इन दी अबव 5 एवरेजेस अरिथमेटिक मीन इज द बेस्ट एवरेज। अरिथमेटिक मीन जो है वो बेस्ट एवरेज कहलाता है। अरिथमेटिक मीन इज द बेस्ट एवरेज because it satisfy all the 5 properties. It satisfied all the 5 properties given by Professor Yule for a better average. ये प्रोफेसर यूल के द्वारा दी गई सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है। इट सेटिस्फाई ऑल द 5 प्रॉपर्टीज गिवन बाय प्रोफेसर यूल फॉर ए बेटर एवरेज। एक अच्छे एवरेज में जो 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, मीन इसको सेटिस्फाइड करता है। ऑल द 5 प्रॉपर्टीज गिवन बाय प्रोफेसर यूल। यूल साहब थे एक, जिनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है, बड़ी इनकी उपाधि है। और ये यूल साहब ने ये तय किया कि इन 5 एवरेज में सबसे अच्छा एवरेज कौन सा है, विच वन इज द बेस्ट एवरेज। और उसको तय करने के लिए उन्होंने 5 प्रॉपर्टीज डिफाइन करी। तो वो क्या लिखते हैं, ऑल द अभी 5 प्रॉपर्टीज गिवन बाय प्रोफेसर यूल फॉर ए बेटर एवरेज। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर यूल, a good average satisfy the following 5 properties. यूल साहब के हिसाब से a good average satisfy the following 5 properties. According to Professor Yule, a good average satisfy the following 5 properties. Number 1, it should be clearly defined. It should be clearly defined. पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे, इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट। पहले नंबर पे उसकी डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन जो है वो आसान होना चाहिए। तीसरी बात, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज। वो सभी वैल्यूज पर बेस्ड होना चाहिए। पहली बात तो प्रोफेसर यूल ने क्या बोली थी कि डेफिनेशन शुड बी क्लियर। भाई डेफिनेशन ही गड़बड़ होगी तो काम कैसे चलेगा, तो डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात बोली थी कि कैलकुलेशन इजी, कोई भी मेजरमेंट हम निकालेंगे तो उसका कैलकुलेशन इजी होना चाहिए। तीसरा, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज, वो सभी वैल्यूज पर बेस्ड होना चाहिए। चलिए चौथी बात, इट शुड बी, चौथी बात लिखेंगे, इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। पॉइंट नंबर 4, इट शुड बी सुटेबल फॉर further mathematical treatment. Suitable for further
मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, वो फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल होना चाहिए, मतलब इतना सही होना चाहिए कि हम उसका इस्तेमाल दूसरी मेथड में कर सके। पॉइंट नंबर 5, इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग, वो सैंपलिंग के फ्लक्चुएशन से, फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग के फ्लक्चुएशन से कम इफेक्टेड होना चाहिए। बताया था कल ये पॉइंट। जब भी हम सैंपल डेटा लेंगे तो जितनी बार सैंपल लेंगे उतनी बार उनमें फ्लक्चुएशंस आएगा और उससे हमारा एवरेज इफेक्टेड होगा। जूल साहब ने ये नहीं बोला कि अच्छा एवरेज वो होगा जो बिल्कुल इफेक्टेड नहीं होगा, इफेक्टेड तो सारे ही होंगे, लेकिन अच्छा वो होगा जो लीस्ट अफेक्टेड होगा। और मीन जो है वो ऐसा एवरेज है वो लीस्ट अफेक्टेड होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो अरिथमेटिक मीन सेटिस्फाइड करता है। तो आप बोल सकते हो कि ये सब अरिथमेटिक मीन की भी प्रॉपर्टीज हो गई। हम बोल सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज ए क्लियरली डिफाइंड एवरेज, अरिथमेटिक मीन इज इजी टू कैलकुलेट, arithmetic mean is based on all the values, arithmetic mean is suitable for further mathematical treatment, arithmetic mean is least affected by fluctuations of sampling, वो उससे least affected होता है। ऐसा जो है वो हम ये सब जो भी एवरेज इनको सेटिस्फाइड कर रहा है वो उसकी मेरिट है, और जो उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है वो उसकी डीमेरिट। जैसे मोड की डीमेरिट हो गई कि इट इज नॉट ए क्लियरली डिफाइंड एवरेज, ये उसकी डीमेरिट है। मोड इज नॉट सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ये उसकी डीमेरिट है। ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट इजी टू कैलकुलेट, ये उसकी डीमेरिट है। मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, ये उसकी डीमेरिट है। अगर वो उसको फॉलो करता है तो वो उसके गुण है, और वो अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो वो उसके दोष है। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स, इन 5 प्रॉपर्टीज के आधार पर सारी मेजरमेंट्स की मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखी जाती है। उन्होंने एक मापदंड, एक क्राइटेरिया तय कर दिया है कि भैया ऐसा होना चाहिए। अब जो फॉलो कर रहा है वो प्रॉपर्टीज है, जो फॉलो नहीं कर रहा है वो डीमेरिट्स। ओके, सबको क्लियर? कुछ प्रश्नों के जवाब, जैसे हाउ मेनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? 5। उनके नाम क्या हैं? तो अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोन, ऑल दीज आर नोन एज एवरेजेस, ऑल दीज आर सुटेबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने का काम ये पांचों करते हैं। पांचों इस बात का की गारंटी दे रहे हैं कि हम एक अच्छा आंसर निकाल के देंगे, सेंटर में देंगे। हालांकि इस गारंटी को फुलफिल केवल अरिथमेटिक मीन कर पाता है। अरिथमेटिक मीन केवल इसलिए बेस्ट एवरेज नहीं है कि वो प्रोफेसर यूल की 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है, उसने आगे जाके ये साबित भी किया कि वो वाकई में बेस्ट है, क्योंकि वो ही एकमात्र इकलौता ऐसा एवरेज है जो एग्जैक्टली सेंटर में आंसर निकाल के देता है। कौन? अरिथमेटिक। 5 एवरेज होते हैं। हमसे पूछ लगा हाउ मेनी सिंपल एवरेजेस? तो देयर आर 3 सिंपल एवरेजेस, मीन, मीडियन, मोड। हाउ मेनी हायर ऑर्डर एवरेजेस? So there are 2 higher order averages, geometric mean and harmonic. ठीक? How many numerical averages? So there are 3 numerical averages, arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean. इन तीनों के नाम के पीछे मीन क्यों लगाए साहब? मीडियन और मोड मीन क्यों नहीं है? क्योंकि मीडियन और मोड सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड नहीं है। इन तीनों की कैलकुलेशन करने में हमको सभी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। मीडियन और मोड उनके बिना भी निकल जाएंगे। तो मीडियन जो न्यूमेरिकल एवरेज है वही मीन है। अरिथमेटिक मीन में आप क्या करते हैं? सारी वैल्यू का टोटल लगा के नंबर से डिवाइड करते हैं। बोलो हाँ कि ना? बताया हो तो हाँ, नहीं बताया हो तो ना। कल बताया था। मीन निकालने के लिए हम सारे ऑब्जर्वेशंस को पहले टोटल लगाते हैं और उसके बाद उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हम सबका पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका रूट लगाते हैं। हार्मोनिक मीन निकालने के लिए पहले सबके रेसिप्रोकल लेते हैं,
फिर उनका मीन निकालते हैं, फिर उसका भी रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो इन तीनों में आप देखेंगे दे ऑल द थ्री एवरेजेस आर बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, देयरफॉर दे आर मीन। मीडियन एंड मोड आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्व, दे आर नोन एज पोजिशनल एवरेजेस। कैलकुलेशन के आधार पे दो भागों में बढ़ गए। जो कैलकुलेशन बेस्ड है वो न्यूमेरिकल एवरेज, जो कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है देख करके निकल जाएंगे वो पोजिशनल एवरेज। तो मीडियन एंड मोड आर पोजिशनल एवरेज, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर न्यूमेरिकल एवरेज। तो इस तरह से कैटेगरी, सिंपल एवरेज 3 हो गए तो हायर ऑर्डर एवरेज 2, ओवरऑल 5 एवरेज होते हैं। और अरिथमेटिक मीन इनका सबसे अच्छा एवरेज होता है बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज गिवन बाय प्रोफेसर यूल फॉर अ बेटर एवरेज। बोलो सबको समझ में आया हो तो बताओ भैया, आगे बढ़े, बोलिए। तो आगे अब अपने को लिखना है अरिथमेटिक मीन। अब अपने को ये पांचों एवरेज पढ़ना है, ठीक। तो अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन हमने लिखी है, द सम ऑफ ऑल द गिवन वैल्यूज is divided by the number of observations देखिए, the sum of all the given values is divided by the number of observations we get arithmetic mean। सभी ऑब्जर्वेशंस के टोटल को अगर हम उसके नंबर से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलता है, अरिथमेटिक मीन मिलता है। इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार, इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। अब फॉर्मूला जो है वो 3 तरीके डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा जाता है। जो डेटा होते हैं उनको प्रेजेंट करने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें अब क्या होता है वो अभी आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। उसमें मीन निकालने के लिए सारी वैल्यू का टोटल लगा करके उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी वैल्यू दे रखी है उनकी संख्या। 10 वैल्यू दे रखी तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, 15 दे रखी तो एन की वैल्यू 15 हो जाएगी। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू इज रिपीटेड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। 5 अगर 5 बार रिपीट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी। 10 अगर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। तो ये तब लगाना है जब हमको डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी भी दे रखी हो, तो ये उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। फॉर्मूला उसका होता है समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक। तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या फॉर्मूला लगता है, नंबर 3, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें सेम यही फॉर्मूला लगता है कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन समेशन ऑफ एफ, यानी कि समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन कैपिटल एन। बस यहां अंतर यह है, एक्स आर दी मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास,
समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन समेशन ऑफ एफ, यानी कि समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन कैपिटल एल, ये हो गई। ठीक, अब फॉर्मूला सेम वही लग रहा है जो पहले लगा था, अंतर सिर्फ इतना है कि वहां एक्स डायरेक्ट गिवन होगा, यहाँ एक्स हमको मिड वैल्यू के रूप में निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मैं भी आपको एग्जांपल से तीनों चीजें समझा देता हूं। पहला एक एग्जांपल अपन लिखेंगे, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करिए, और वैल्यूज आपको दे रखी है 5, 7, 8, 10 और 15, 5 वैल्यू दे रखी है। तो मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 इज डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ जाएगा 45/5 मतलब 9। तो इस प्रकार से अगर डेटा दिए जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। दिस इज नोन एज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, किसी को कोई समस्या प्रॉब्लम? सिर्फ डेटा दिए गए हैं, आपको बोला गया है ये 5 नंबर है, इसका मीन निकाल दो, अपन ने निकाल दिया, जोड़ करके डिवाइड करना कैलकुलेटर से। बिल्कुल कोशिश नहीं करें बिना कैलकुलेटर से करने की, भले अपना मैथ्स कितनी अच्छा। हाँ कि ना, अलाउ है तो करो। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोला है। तो चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करिए। ये एक्स और एफ गिवन है, 2, 3, 4, 5 और 6, और 5, 7, 10 और 6 और 4, चलो ऐसा कर लिया। अब यहाँ क्या मैसेज दिया जा रहा है, यहाँ इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आपके वेरिएबल की 5 वैल्यू है। कितनी, कौन कौन सी, 2, 3, 4, 5 और 6। आपका वेरिएबल 5 वैल्यू एज्यूम कर रहा है, 2, 3, 4, 5 और 6। 2 इज रिपीटेड 5 टाइम्स, 3 is repeated 7 times, 4 is repeated 10 times, 5 is repeated 6 times and 6 is repeated 4 times। तो ऐसे करके टोटल वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है, 32 हो गई है। मतलब आपको 5 वैल्यू का मीन नहीं निकालना है, आपको 32 वैल्यूज का मीन निकालना है, जिसमें 2 रिपीट हो रहा है 5 बार और 3 रिपीट हो रहा है 7 बार। तो व्यवस्था उनने ऐसी कर दी कि पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लो। अगर 2 5 बार रिपीट हो रहा है तो 2 का टोटल 10 हो जाएगा, 2 5 या 10। 3 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसका टोटल 21। 4 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसका टोटल 40। 5 6 टाइम रिपीट हो रहा है तो इसका टोटल 30 एंड 6 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो 24। सो इसका टोटल आ जाएगा 125। मतलब आपकी पूरी 32 वैल्यूज का टोटल कितना आ रहा है, 35, 125 आ रहा है। अब आपको मीन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन एन करेंगे, तो वो हो जाएगा 125 इज डिवाइडेड बाय 32, तो 3.90 आंसर। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्स एफ उनका मल्टीप्लाई, एक्स और एफ का, एक्स वेरिएबल है, एफ फ्रीक्वेंसी है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इंटू एफ। एक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स की पहली वैल्यू कितनी है, 2। 2 कितनी टाइम्स रिपीट हो रही है, तो 2 को अगर 5 बार जोड़ोगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा, ये 10। 3 अगर 7 बार जोड़ोगे तो 21 आएगा। 4 को 10 टाइम्स एड करोगे तो 40 आएगा। 5 को 6 टाइम्स एड करोगे तो 30 आएगा, और 6 को 4 टाइम्स एड करोगे तो 24 आएगा। तो सबका टोटल मिला के कितना आ रहा है, ओवरऑल 125। तो ये फॉर्मूले में अपन ने यहाँ 125 रख दिया। समेशन ऑफ एक्सेप का मतलब एक्सेप की जो वैल्यू आई है उसका टोटल लगाओ, ये समेशन ऑफ एक्सेप है। एक्स इंटू एफ करो और उसका टोटल लगा, तो ये टोटल लगा, कितना आ रहा है
125 को टोटल फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, उससे डिवाइड कर दिया तो आंसर आ रहा है 3.90। मीन निकालने का तरीका बदल गया क्योंकि उनने हमको डेटा देने का तरीका बदल दिया है। अब एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, इसलिए हमको उसको इसे सॉल्व करना पड़ा। एक्स एफ कुछ नहीं है, एक्स और एफ का मल्टीप्लाई एक्स एफ है। ठीक, चलिए सर तीसरा क्वेश्चन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन क्लास फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। 4, 6, 10, 7, 3, 30। ठीक, अब यहां हमको क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यहाँ ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि सारी वेरिएबल की वैल्यूज 0 से 50 के बीच में आ रही हैं। किसके बीच में? उसमें से 4 वैल्यू ऐसी हैं जो 0 से 10 के बीच में आ रही हैं। कौन सी 4 वैल्यू है हम नहीं जानते, हमको केवल ये जानकारी है कि कोई ऐसी 4 वैल्यूज हैं जो 0 से 10 के बीच में आ रही हैं। 6 वैल्यूज ऐसी हैं जो 10 से 20 के बीच में आ रही हैं। 10 वैल्यूज ऐसी हैं जो 20 से 30 के बीच में आ रही हैं। 7 वैल्यूज ऐसी हैं जो 30 से 40 के बीच में आ रही हैं और 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो 40 से 50 के बीच में आ रही है। अब x नहीं मालूम है तो x निकालना पड़ेगा मिड वैल्यूज के रूप में। किसके रूप में? अब मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये क्लास लिखी हुई है, इसकी एक लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 10, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 मिड वैल्यू आ जाएगी। तो जरा बताओ पहले की मिड वैल्यू कितनी, दूसरे की मिड वैल्यू 15, तीसरे की मिड वैल्यू 25, चौथे की मिड वैल्यू 35 और पांचवे की 45। ये अपन ने एक्स मान ली है। अब मीन निकालने के लिए अपने को 100 और एफ का मल्टीप्लाई करना है फिर से। तो 4 5 जा 20, 15 इंटू 6 90, 250 इंटू 10 250, 25 इंटू 10 250, 35 इंटू 7 245 और 45 इंटू 3 130, टोटल 740। अगर इस तरह से क्लास इंटरवल वाले डेटा दे रखे हैं तो मीन निकालने के लिए पहले आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बस छोड़ दो थोड़ी देर, ये ब्रेक है 15 मिनट का। इधर हो गई क्या क्लास तेरी? मेरे से, मेरे नाम से डरे? मेरे घर में मेरी बीवी नहीं डरती, मेरे बच्चे नहीं, माँ बाप तो कभी डरते ही नहीं। छोटा था तो मम्मी पापा चमकाते थे, थोड़ा जवान हुआ शादी हुई तो बीवी ने चमका के रखा, अब बच्चे बड़े हो गए वो आए दिन हप कर देते हैं। मैं किसको डराता हूँ? तुमको लगता है क्या ये आदमी मेरे से डरेगा? ऐसा लगता है? तुम में से कौन पहले से पढ़ा हुआ है? पहले से तुम पढ़े हुए? अच्छा, वो दोनों पढ़े हुए। आतंक है ना इनका? आतंक रहता है कि नहीं रहता है? थोड़ा बच्चे डरते हैं कि नहीं डरते हैं? अभी डरेंगे, ये भी सब डरेंगे अभी, जब रोज 100 क्वेश्चन होमवर्क में मिलेंगे ना। हाँ 100 तो कम बताए मैंने। तो पहले भी पढ़ी हुई है क्या? हाँ, पहले आई हुई है ना? हाँ वही तो, चेहरा तो मुझे पहचाना हुआ लग रहा था। कब? सीएस में? सीएस फाउंडेशन, जब सीएस डबल ईटी के पहले, जब लास्ट सीए फाउंडेशन था वो वाली बैच। हाँ यार,
याददाश्त तो मेरी अच्छी है, बहुत पुरानी बात हो गई, कोविड के भी पहले की बात है। चलिए साहब, तो मीन निकालने के लिए समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन समेशन ऑफ एफ करेंगे तो वो हो जाएगा 740 अपॉन 30। तो कितना आ जाएगा? 24.67, 6667, एक ही बात है। अभी ये मैंने भी दूसरी क्लास में भी सॉल्व करवाया, तो बच्चे मेरे पास दो आए थे कि जैसे ये 24.67 है तो हम इसको 25 कर सकते हैं क्या, या इसके पहले वाले में आंसर 3.90 आया था तो क्या उसको 4 कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते, जो है वो है। अगर 19.99 आ रहा है तो 19.99 लेना है, वो ऑलरेडी एग्रीगेट है, उसको और क्या एग्रीगेट करेंगे, समझ में आ रही ना। तो इसलिए आदमी को लगता है कि मेहनत कम हो जाएगी, डेसिमल में हटा देता हूं, तो ऐसा नहीं है, ये ही आंसर आएगा, तो जो आंसर आएगा वो यही आएगा। तो यहाँ अभी अपना मीन कितना आ रहा है? 24.67 आ रहा है। पहले प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया डिस्क्रीट, कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बताना भैया, ये रखा क्वेश्चन सामने। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, जोड़ करके सीधे सीधे डिवाइड कर देना। दूसरे नंबर का ये 100 रेफ वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तीसरे नंबर वाला ये क्लास इंटरवल वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या कहलाएगा? कंटिन्यूस। इसमें अगर जब भी डेटा दिए जाएंगे, मीन के मामले में नहीं, किसी भी मेजरमेंट के मामले में, जब मीडियन और मोड को छोड़ के, तो मीडियन और मोड में अलग मामला हो जाता है, किसी भी मामले में चाहे अरिथमेटिक मीन हो, चाहे ज्योमेट्रिक मीन हो, चाहे हार्मोनिक मीन हो, या और कोई एवरेज हो, हमको जब भी एक्स की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको हमेशा मिड वैल्यू निकाल के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर? मीन में किसी को कोई समस्या? बहुत ही बेसिक मेजरमेंट है, वैसे तो सबका पढ़ा हुआ रहता है, पर फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ भाई, बच्चा है भूल भाल गया हो, कभी पहले की क्लास में पढ़ाया हो सकता, पढ़ाया ही नहीं हो, कई सारे स्कूल में छुड़वा देते हैं। बोलो हाँ कि ना। एमपी बोर्ड वाले कितने? अच्छा, कितने एमपी बोर्ड वाले? और सीबीएसई वाले कितने? बच्चे कुछ सब सीबीएसई वाले। अब तो सिलेबस सेम हो गया, दो ही जगह का, एमपी बोर्ड और सीबीएसई का, क्या अलग अलग है? एक जैसे ही है ना। अच्छा, मैथ्स वाले कितने हैं जिनका कॉमर्स विद मैथ्स था? ओके। और बाकी सब नॉन मैथ्स वाले हैं, सिर्फ प्लेन कॉमर्स? पीसीएम वाला भी कोई बैठा है? नहीं है कोई पीसीएम वाला? अच्छा, उनको बी में कर दिया। वो एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा ना, हमारे लिए वो संभालना पड़ते हैं जिनका मैथ्स नहीं था। अभी तो कितने ऐसे भी आते हैं कि वो -27 + 5 करो तो -22 आता है, तो कहते -22 कैसे आया? वो वो आप बोलो कि माइनस प्लस, अब इंटू करते हैं तो माइनस प्लस माइनस होता, तो बोले यहाँ क्यों नहीं होता? तो भैया कहीं जोड़ रहे हैं कहीं, अरे बहुत ऐसे बहुत टैलेंट देखा मैंने अपने जीवन में। एक बार तो इतना खतरनाक टैलेंट आया था, वो एक्स अपॉन वाई बराबर 2/5 लिखा, तो इसको 5x बराबर 2y कर दिया, तो बोले इसे कैसे हो सकता है, 5 ऊपर क्यों जाएगा और 2 नीचे? मैंने चरण पकड़ लिए। सन 2004 की बात है, जीवन के करियर की शुरुआत ही हुई थी। मैंने कहा भैया देख ले यार, तू बोले तो मैं किराने की दुकान खोल लूं। अगले दिन उसके पापा आए, वो भी यही बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगले दिन दादाजी भी आ गए, बोले ये गलत है। मैं समझ गया ये फैमिली प्रॉब्लम है। दादाजी को देख के मेरे को विश्वास हो गया कि अपन सही है, यही गलत है। तो बहुत, अभी तो बहुत क्राउड सुधर गया है, अब तो स्कूल अच्छे हो गए, क्वालिटी एजुकेशन हो गई, पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हो गए। आप सब लोगों के पेरेंट्स तो मतलब सब जो
90s 20s के पेरेंट हैं, वो तो थोड़े सब पढ़े लिखे हो गए, तो अच्छा हो गया, थोड़ा बच्चे पढ़े लिखे आने लग गए। नहीं तो पहले तो ऐसे ऐसे आते थे कि इच्छा होती थी कि यार, कितनी बार मेरे मन में विचार आया। एक बार तो मैं दुकान भी दिखा रहा, मैंने सोचा था सुनील टी स्टॉल, बढ़िया सुबह शाम रेडियो मिर्ची सुनो और चाय बेचो, कहाँ जीवन साला सिर फुटावल। आप आज समझा के भेजो, कल वापिस वो फिर ऐसी आ जाएगा, क्यों क्या बताया था आपने। तो अब तो अच्छा हो गया है, पर फिर भी अभी भी कभी कभी ऐसे टैलेंट आ जाता है। हिंदुस्तान है, टैलेंट बिखरा हुआ है जगह जगह। इसी टैलेंट को देख के अंग्रेजों ने सोच लिया कि भारत खाली कर दो, नहीं तो अपन भी इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे, अपनी पीढ़ियां आने वाली ऐसी हो जाएंगी इनके जैसी। बहुत अनबन इंटेलिजेंट है अपन। अंग्रेज बोलते थे सिगार पियो डबल फिल्टर, अपन डायरेक्ट बीड़ी पे आ गए, सीधी पत्ती नो फिल्टर। अंग्रेज बोलते थे टी पियो ब्लैक टी, अपन सीधे चाय में 2 लीटर दूध और इतनी सारी शक्कर डाल दी और चल रही है। बिल्कुल एक नीचे आ जाते हैं अपन। वो बोलते थे क्लब जाओ, अभी भी जाते हैं, 5 दिन का वीक होता, 2 दिन क्लब में जाओ, बढ़िया बैठो, चाय पत्ती पत्ती अत्ती खेलो। अपन सीधे इधर चटाई बिछाई, इधर ला तू पैसे निकाल, ला मैं निकालू, और ला घूसे भी चल गया 2 घंटे में। अंग्रेज बोलते थे वाइन पियो, अपन सीधे कुत्ता छाप पे आ, देसी, चलते ही नहीं लेवल का। तो अंग्रेज बोलते थे अभी भी क्रिकेट खेलो, ड्रेसअप होके, व्हाइट ड्रेस, ग्राउंड्स बने हुए हैं। अपने यहाँ तो ग्राउंड है ही नहीं, वहां तो हर कॉलोनी में 5 ग्राउंड, तो खेलना और बिल्कुल किट विट। अपन तो इधर है, साइकिल का अगला पहिया विकेट, और शर्मा अंकल की दीवार पे लगी तो चौका, और शर्मा आंटी को लग गई तो छक्का। और आंटी की लड़की को लग गई तो सीधा अट्ठा। तो अपन जो है, अपन हिंदुस्तानी लोग जो है वो क्या है, बिल्कुल मतलब टूट पड़ते हैं साला। वो उनने कहा मोबाइल मोबाइल फोन, तो मोबाइल आया भैया काम, अपन ने मोबाइल की ऐसी की तेजी कर मारी, जान निकाल दी उसकी। कुछ भी चीज आती है सुविधा के लिए आती है, अपन उसका क्या करते हैं, जितनी ऐसी की तेजी कर सकते हैं, इसलिए तो सब घबराते हैं। और गांधी जी ने बंद कमरे में बैठ के यही समझाया था कि देख लो भैया, ऐसा नहीं हो कि तुम हमारे पे राज करने के चक्कर में हमारे जैसे ही हो जाओ, तुम्हारा भी टॉम जो है होटल में बैठ के बीड़ी पी रहा दिखे थोड़े दिन बाद, जनरेशन ही बिगड़ जाएगी। तो अंग्रेजों को समझ में आ गई कि भैया ये देश जो है भगवान ही चला सकता है। इसलिए अब आता है, टैलेंट है, सब जगह जगह दिख रहा हो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पर मेरे को जितना पढ़ाना है वो आप कर लोगे, वो भी कैलकुलेटर से। और नहीं आए तो इधर उधर घूम के और घूर के देखने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पास आओ, मैं आपको नहीं बताऊं तो जरूर घूर के देखो, ठीक। तो पूछो आप, और उनसे डरना जो आए थे अभी, उनका सब्जेक्ट भी डरावना है, ठीक है। मेरे से मत डरना, मेरे से वाकई में कोई नहीं डरता, वाकई फैक्ट है, ठीक है। इसलिए जो है, इनको ससुराल से कार मिली, मैंने भी जिद करी तो मेरे को पहिए पकड़ा दिए, बोला भी देंगे जब तक पहिए से काम चलाओ। तो ऐसा है, इनका कुत्ता भी है, लूडो मैथ्स क्लासेस कुत्ता चलाता है, बहुत पॉपुलर मैथ्स क्लासेस है उसकी, बेसिक मैथ्स वही पढ़ाता है। सारे तो बच्चों को मालूम है, आप किसी भी सीनियर से पूछ लेना लूडो कौन, वो बता देगा, श्री श्री का कुत्ता है वो। लूडो मैथ्स क्लासेस, लूडो भी बहुत ताकतवर है। इनकी अगली योजना मंगल ग्रह पे मैथ्स क्लास डालने की है। ये धरती पे पढ़ाने पे विश्वास नहीं रख, ये अगले प्रोजेक्ट्स में ये मंगल पे जाएंगे, बस वहां इंसान बच जाए, फिर ये जो है
अपना झंडा जो है वहां जाके गाड़ देंगे। तो आज जो बच्चों मैंने तुमको पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया है? अपना सब्जेक्ट बहुत सरल है, 40 नंबर की मेरी गारंटी है। मेरे चेहरे पे मत जाना, मेरे चेहरे पे जाओगे तो गारंटी नाम की कोई चीज नहीं दिखेगी। लेकिन हाँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको जो है समझ में आएगा पूरा। 8 चैप्टर है, बहुत मामूली से, ऐसा कोई टेंशन वाला मैटर नहीं। इससे ज्यादा तो आप 11th 12th में पढ़ के आए हो। ठीक, चलो छुट्टी हो गई अभी, चलो जाओ, ओके।